यस देखो, आज हम लोग 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे एडिटोरियल्स में, जो कि हम लोग करते थे, बीच में 3 हो गया था, फिर आज 4 है। आदित्य L1। अच्छा, आदित्य L1 से रिलेटेड बहुत कुछ कवर कर चुके हैं ना पिछले एडिटोरियल्स में। इसमें बताए थे कि हमारा जो लैंग्वेज पॉइंट होगा L1 पे रखा जाएगा सैटेलाइट को, और डिस्टेंस कितना कवर होगा 1% ऑफ द टोटल डिस्टेंस। 1% मतलब क्या, केवल हम लोग 1.5 ही कवर करेंगे, जो कि 150 किलोमीटर 150 मिलियन किलोमीटर दूर है ना। हाँ, तो उसमें से लगभग 1% कवर कर रहे हैं। और वही जो नासा का जो सोलर पार्क मिशन है वो कितना नज़दीक है, सही बात है ना। और इसमें बेसिकली हम लोग क्या क्या जाने थे ना क्लास में तुम? हाँ, इसमें हम लोग जाने थे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सन स्पॉट क्या होता है, हाँ सोलर मैक्सिमम क्या होता है, सोलर मिनिमम क्या होता है, क्या 11 साल का तुम्हारा साइकिल बनता है सन का, वो सभी चीज़ हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। तो इस क्लास में उसका एक्सटेंशन जानने वाले हैं। इसमें जानने वाले कि रेडिएशन क्या होता है, फील्ड क्या होता है, ये सभी चीज़ जानेंगे। पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो ये डीपली मतलब बहुत ही तगड़ा कह सकते हो इसको एडिटोरियल्स होगा ये, इसलिए फर्स्ट एडिटोरियल है ये, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ से। उसके बाद देख लो 331, जानते हो ना सनातन धर्म के ऊपर डिबेट हो गया है। तमिलनाडु का जो मिनिस्टर है, खुद वो तुम्हारा सीएम का बेटा है, वो मिनिस्टर है, उसने बोला ना कि कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है उसको सुधार नहीं किया आता, उसको पूरा ख़त्म ही किया आता, और उसमें एक सनातन धर्म भी है, सुधार करने की ज़रूरत नहीं, पूरा इरेडिकेट कर दो। तो बहुत बड़ा ये बात है। तो समझेंगे कि आखिर सनातन धर्म का स्टार्टिंग कैसे हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो आज सुबह तो इसलिए बोलते बहुत फॉर्चुनेट होगी, तो तुम्हारा इधर आर्ट एंड कल्चर में भी वही चल रहा है, इधर भी काफ़ी हद तक चीज़ों को तुम लोग सिंक्रोनाइज कर सकोगे। समझ गए स्टूडेंट, ये चीज़ पढ़ोगे। 332 देखो, इंडिया भारत हिंदुस्तान या फिर इंडिया, हाँ वही इंडिया भारत या भारत वर्षा या फिर हिंदुस्तान, ये शब्द आया कहाँ से? क्योंकि अभी तो डिबेट यही है। कल देखे हो ना मोदी जी को G20 में जो आगे रखे थे तो भारत लिखा हुआ था, तो हम वो देख के ही चौंक गए, अरे हो गया। फिर आखिर क्या है ये शब्द के पीछे, क्या लॉजिक है, और स्कॉलर्स का क्या मानना है, जो एक्सपर्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है वो क्या कह रहे हैं इस चीज़ पे, तो समझना होगा। एंड लास्ट वन 333, तो कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। ये अलग बात है कि वहाँ पे गया, सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका पहुँचा, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि छोड़ो हटाओ इसको, कूलिंग ऑफ पीरियड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अब जैसे देखो, अभी जस्ट देखोगे आंध्र प्रदेश का जो अभी गवर्नर है वो खुद तुम्हारे जज रहे हैं, तो पोस्ट रिटायरमेंट इमीडिएटली नहीं होना चाहिए। जैसे जज रिटायर हो गया, पता चला कल ही गवर्नर बन गया, पता चला कल ही तुम्हारा राज्यसभा का मेंबर बन गया, जस्ट लाइक रंजन गोगोई, तो इससे जो क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी में बहुत बड़ा असर पड़ता है। जो कॉमन आदमी है उसको क्या लगेगा कि पक्का ये जज फेवर किया होगा इस पॉलिटिकल पार्टी को, तभी तो उसको मिला है, तभी तो ऑफर मिला है वो चीज़। तो देखो, खाली जस्टिस देने से नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों में जो परसेप्शन है वो परसेप्शन भी सही हो, क्योंकि आफ्टर ऑल परसेप्शन ही तुम्हारा जाके बिलीफ सिस्टम बनता है। जो चीज़ हम सोचते हैं वही चीज़ हमारा क्या होता है, विचारधारा बनता है। मानते हो ना इस बात को? और इस तरह का जो एग्जाम्पल है कि सुप्रीम कोर्ट में आपका ख़त्म हो गया टेन्योर, हाई कोर्ट में आपका टेन्योर ख़त्म हो गया, अगले दिन आप किसी सेवा में हो, हाँ आपका कोई प्रॉफिट ऑफ ऑफिस वाला उसमें हो आप, जहाँ सैलरी वगैरह ड्रॉन हो रहा है अच्छे से, तो जनमानस के अंदर क्या फीलिंग जाएगा जरा बताना हमको। जनमानस को क्या लगेगा, कॉमन आदमी को क्या लगेगा कि पक्का कुछ ना कुछ रहा होगा, साठ गांठ रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी रहा होगा, फेवर किया होगा, तभी तो इसको फेवर किया जा रहा है। तो केवल जस्टिस ही देना इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्टिस दिखना भी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। अरे गेटिंग भी, मगर ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया इस पिटीशन को, तो ये एक्चुअली पार्लियामेंट को एक इस तरह का लेजिस्लेशन लाना चाहिए जहाँ पे कूलिंग ऑफ पीरियड का बात हो। समझ गए? इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। देखो फर्स्ट वन 330, GS पेपर 3, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ, अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ये हिंदू पेपर में आया था 2 सितंबर को स्टूडेंट्स। तो मामला समझो, आदित्य L1 मिशन के बारे में इंट्रोडक्शन तो तुम लोग जानते ही हो पहले भी, है ना, काफ़ी कुछ जान चुके हो ना स्टूडेंट।
तो यहाँ देखो हम लोग नया चीज़ पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा चीज़ रिपीटेटिव भी होगा कि आदित्य L1 क्यों लैग्रेंज पॉइंट है। आज लैग्रेंज पॉइंट के बारे में भी और अच्छे से हिस्ट्री जान लोगे। हाँ समझ गए ना। तो हमारा आदित्य L1 तुम्हारा क्या है, ये कितना डिस्टेंस पे रहेगा, 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ के पर्सपेक्टिव से है, ये सन के पर्सपेक्टिव से नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं अर्थ और सन में कितना डिफरेंस है, 150 मिलियन किलोमीटर का डिफरेंस है। तो उसका 1% ही हम कवर कर रहे हैं, इसलिए लिखा गया ओनली 1% ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। उतना में भी यदि हम रख दें तो बहुत कुछ हम सन का मिस्ट्री सुलझा पाएंगे। आफ्टर ऑल हमें सन का क्या सुलझाना है, हमें सन का ये जानना है कि आखिर कोरोना इतना गर्म क्यों है फोटोस्फीयर से। सही बात है कि नहीं, बताओ तो। कोरोना तो आउटर मोस्ट लेयर है, जब आउटर मोस्ट लेयर है तो इतना गर्म क्यों है। नंबर 1, आखिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होते हैं और वहाँ से हाई एनर्जेटिक पार्टिकल कैसे निकलता है, बात समझे। वही सब चीज़ पता करने के लिए गया है ना। अब बताओ कितना पेलोड है, 7 पेलोड्स है इसमें। पेलोड्स का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पेलोड्स का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, जो चीज़ बहुत कुछ चेक करता है। तो कितना टोटल गया है, 7 पेलोड्स गया है। तो यहाँ पे समझो, और जो भी L1 में रखा जाएगा, L1 के आसपास घूमेगा ना, उसी को बोलते हैं हेलो ऑर्बिट्स। हेलो ऑर्बिट्स का मतलब है कि L1 के आसपास जो होगा डेट इज कॉल्ड हेलो ऑर्बिट्स। अब देखो L1 ऐसा पॉइंट है स्टूडेंट जहाँ पे ग्रेविटेशनल जो पुल होगा अर्थ और सन का न्यूट्रलाइज कर देगा एक दूसरे को, और जो ऑर्बिट होगा उसके आसपास, उसके ऑर्बिट के आसपास चक्कर लगाएगा। बात समझ गए ना। तो वही हेलो ऑर्बिट्स है। और वहाँ पे बढ़िया से सैटेलाइट क्या कर पाएगा, सन को बढ़िया से ऑब्जर्व कर पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम टेलीस्कोप में लगाते हैं और लो अर्थ ऑर्बिट में जाते हैं तो उस समय जो भी रेडिएशन मिलता है सन का, तो केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में केवल विजिबल लाइट ही देख पाते हैं और एक लाइट देख पाते हैं। मगर जो मैक्सिमम यदि हमको सन का मिस्ट्री सुलझाना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में और भी बहुत सारे रेडिएशंस होते हैं, जैसे एक्स रेज हो गया, अलग अलग वेवलेंथ वाला। मैं यहाँ पे 1.5 किलोमीटर में यदि हम रखते हैं सैटेलाइट को, तो डिफरेंट स्पेक्ट्रम में हम चीज़ों को देख सकते हैं और सन का जो मिस्ट्री है उसको सुलझा सकते हैं। इसीलिए हम भेजे हैं, बात समझे। तो इसलिए लिखा गया है कि सैटेलाइट आराम से सन को देख सकता है बिना कोई डिस्टर्बेंस का, बिना कोई इक्लिप्स का, क्योंकि इक्लिप्स होगा तो बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो वहाँ तक इक्लिप्स का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। इक्लिप्स मतलब ग्रहण लगना, ठीक है, कोई असर ही नहीं पड़ेगा। देखो जैसे कि जानते हो तुम लोग, जो भी पेलोड है, 7 पेलोड्स हैं इसमें, तो वो पेलोड्स आपको बताएंगे कि आखिर कोरोना हीटिंग कैसे हो रहा है, इतना गर्म क्यों है कोरोना। कोरोना मास इजेक्शन जो हो रहा है, बताए थे ना, बहुत मास इजेक्शन होता है, हाईली पार्टिकल्स निकलता है उसमें। फ्लेयर से पहले का एक्टिविटी, फ्लेयर के बाद का एक्टिविटी या ड्यूरिंग फ्लेयर का एक्टिविटी, क्यों ऐसा होता है, क्या रीजन है, वही मिस्ट्री सुलझाने के लिए वहाँ पे गया है। इसके लिए 7 पेलोड्स है। जो प्राइमरी पेलोड है उसमें वो कौन बनाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने बनाया। इसमें सोलर कोरोना को क्या करना है, स्टडी करना है और देखना है कैसे कोरोनल मास इजेक्शन होता है, किस तरह का। क्योंकि हम जानते हैं कोरोनल मास इजेक्शन तुम्हारा सोलर मैक्सिमम के टाइम में होगा। सोलर मैक्सिमम जानते हो ना, जहाँ पे सन स्पॉट बहुत ज़्यादा होंगे। सन स्पॉट क्यों ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा। और जानते हो सन का साइकिल कितना होता है, 11 ईयर्स का साइकिल होता है। जब सन पीक पे होता है, सन स्पॉट पीक पे होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड पीक पे होता है, उसी को हम सोलर मैक्सिमम कहते हैं, ठीक है। आप बताओ सोलर मैक्सिमम कब होने वाला है, हाँ समझे ना, 1-2 साल बाद ही होने वाला है। तो हेलो ऑर्बिट्स का मतलब समझ लो, मैं बता चुका हूँ, जहाँ पे दोनों प्लानेटरी बॉडीज यानी कि सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा बैलेंस कर देगा। उसके आसपास जो कोरियोलिस फोर्स और सेंट्रीपिटल जो फोर्स है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो बैलेंस कर देगा और वो रोटेट करेगा, वहाँ पे घूमेगा। जानते हो ना स्टूडेंट, कोरियोलिस फोर्स का मतलब क्या होता है। कोरियोलिस फोर्स का मतलब है कि तुम यहाँ से यदि फेंकते हो कोई भी चीज़ तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उसका, दैट्स द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स मतलब जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो सीधा नहीं जाएगा, बिकॉज ऑफ द फिक्शन, सम फिक्शन, उसका मूवमेंट चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। जानते हो अर्थ जो रोटेशन होता है, तो अर्थ रोटेशन की वजह से भी तुम्हारा कोरियोलिस फोर्स लगता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक उसको काउंटर करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, वो फोर्स जो आपको ऑर्बिट में रखे, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझे ना स्टूडेंट। ये देखो आगे देखो तुम्हारा, क्या ये भारत पहली बार ऐसा किया है, तो नो, आर्यभट्ट कर चुके हैं। हमारा जो पहला ही सैटेलाइट था वो आर्यभट्ट सैटेलाइट था, याद है ना तुम लोग को, 70s के टाइम में हम छोड़े थे। तो इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट है आर्यभट्ट, उसमें भी इंस्ट्रूमेंट था सन को स्टडी करने के लिए, और उसके बाद और भी हम सैटेलाइट छोड़े हैं, 2 सैटेलाइट जिसमें था। बट आदित्य L1 अपने आप में खास है, क्योंकि ये पहला सैटेलाइट है जो सन को ही केवल स्टडी किया जाएगा। अन्यथा आर्यभट्ट जो सैटेलाइट था या उसके बाद जो सैटेलाइट जो छोड़ा गया
उसमें सन का बात तो था ही, बट और भी काम था उसका। बट आदित्य L1 का केवल काम सन को ही चेक करना है, सन का ही स्टडी करना है। तो कितना इंपॉर्टेंट बात हो गया ये, बात समझे। और मैं बताऊंगा क्या अचीवमेंट है बच्चों लोग, चंद्रयान 3 से भी बड़ा अचीवमेंट है ये आदित्य L1, उससे भी बड़ा कॉम्प्लिकेशन सही है, बात समझे। वो भी हमने पार कर दिया, होप सो ये भी पार कर देंगे। आदित्य L1 देखो इसलिए लिखा गया आदित्य L1 क्या है, नेशनल मिशन है, बट क्या है, टोटली सन एक्सक्लूसिवली स्टडी करेगा। उसमें क्या था कि सन था प्लस और भी था उसमें। आदित्य L1 देखो इसमें क्या 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, वही 7 पेलोड्स है कि नहीं है स्टूडेंट, 7 पेलोड्स है ना। चंद्रयान में कितना पेलोड्स था, 6, 4 तुम्हारा विक्रम के पास रहेगा, लैंडर के पास, और 2 रहेगा तुम्हारा प्रज्ञान के पास रहेगा। याद है तुम लोग को, और दोनों का क्या काम है वो भी जानते हो तुम लोग। देखो इसमें 7 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होगा, वही पेलोड होगा, समझे। इसमें देखो क्या करेगा, 4 उसमें से करेगा कि सन को स्टडी करने का प्रयास करेगा विजिबल के लाइट के थ्रू, यूवी रेज और एक्स रे। अब जितना अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखेंगे उतना सन का मिस्ट्री सुलझा पाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम अर्थ में बैठे रहेंगे तो सब तुम्हारा रेडिएशन हमारा अर्थ में पहुंचने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो सब अलग अलग वेवलेंथ है वहाँ से उसको डेटा ले और नीचे हम प्रोसेस करके समझे, सन का मिस्ट्री सुलझाने का प्रयास करें, समझे ना। तो इसलिए सन के बारे में आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग होगा, आपको कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में पता होगा, आपको कोरोना क्यों इतना ज़्यादा गर्म है उस चीज़ के बारे में भी आप जान पाओगे, क्योंकि जब एक्सरे में आप स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे होगे, स्पेक्ट्रो मतलब वही आप लाइट को लेके आप अध्ययन कर रहे हैं, तो बहुत कुछ पता चल जाएगा आपको कोरोना हीटिंग के बारे सब में भी, उसके बारे में। अब देखो तीसरा है, तो ये 4 समझ गए ना, 4 तुम्हारा कोरोना से रिलेटेड है। जो तीसरा होगा वो और भी इंफॉर्मेशन बताएगा, हाँ उससे रिलेटेड सराउंडिंग स्पेस। अब देखो सराउंडिंग स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड सब कितना होता है, ठीक है, सराउंडिंग स्पेस में जो भी होगा वो 3 करेगा। तो यानी कि ओवरऑल क्या करना है, रेडिएशंस, पार्टिकल, ये सब के बारे में पता करना, और मैग्नेटिक फील्ड, ये 3 चीज़ के बारे में पता करना है। हाँ हम जानते हैं सोलर साइकिल 11 साल का होता है, उसमें सोलर मैक्सिमम भी आते हैं। जब सोलर मैक्सिमम होगा जानते हो ना, सोलर फ्लेयर्स कितना निकलेगा, सोलर विंड बहुत खतरनाक निकलेगा जी, हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल निकलेगा। हाँ कोरोनल मास इजेक्शन बहुत ज़्यादा होगा, हार्मफुल प्लाज्मा निकलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड उस समय पिक पे होगा, इसलिए सन स्पॉट बहुत पिक पे होगा कोरोना में, जानते हो ना इस बात को, ये सोलर मैक्सिमम में होता है। आप देखो गैलीलियो ने सोलर मैक्सिमम के टाइम में ही देखा था, इसलिए आँख चला गया ना उसका। यहाँ पे देखो तो आखिर लैग्रेंज पॉइंट जो आता है, तुम लोग सोच जानते हो ना लैग्रेंज पॉइंट, देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया L1, इसको L1 में ही हम छोड़ने वाले हैं। देखो वहाँ पे L1, L2, L3, L4, L5, हाँ L3, L4, L5। आखिर ये लैग्रेंज पॉइंट क्या अचानक आ गया, इसके पीछे भी तो लगे होंगे साइंटिस्ट, उनका साइंटिस्ट का ही नाम लैग्रेंज है, उन्हीं को ऑनर करने के लिए उनका नाम दिया गया है इस पॉइंट को, समझे। अब आदित्य L1 से हम क्या, ये देखो सबको पता है लैग्रेंज पॉइंट बहुत पॉपुलर, ये अभी का नया चीज़ नहीं है, ये बहुत पॉपुलर पहले ही हो गया था। इटली में जन्मे थे, पर फ्रेंच नेशनलिस्ट थे 19th सेंचुरी में, एक बहुत ही जीनियस मैथमेटिक्स थे, उनका नाम था जोसेफ लुइस लैग्रेंज। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसी को ऑनर करने के लिए लैग्रेंज पॉइंट बोल दिए, क्या दिक्कत है, बात समझ में आ गया ना। देखो उन्होंने क्या किया, हाँ देखो इन्होंने बहुत ही अच्छा, देखो इस नोन फॉर इमेंस कंट्रीब्यूशन, मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कैलकुलस में किया है, सेलेसियस मैकेनिक्स में किया है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और इनको पता लगा कि कुछ भी छोटा मास हम रख दे 2 मास बॉडी के बीच में, तो जो ही नहीं कि वो पुल होगा, बट ऐसा जगह पर रखे जहाँ पे जो पॉइंट स्टेबल है, तो वो तो लैग्रेंज पॉइंट ना है जी। अब दो इतना बड़ा, सन तो बहुत बड़ा है, अर्थ तो बहुत छोटा है, मगर फिर भी ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे अर्थ भी उतना ही ग्रेविटेशनल पुल लगा सकता है जितना तुम्हारा सन लगा रही थी। अपने आप में खास बात हुआ कि नहीं हुआ बताओ, तो ऐसा इन्होंने ढूंढ लिया, और उसी को हम बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने लैग्रेंज मैकेनिक्स भी किया है, यानी कि न्यूटन का जो क्लासिकल मैकेनिक्स था उसके ऊपर भी इन्होंने काम किया है। तो देखो ये भूल गया है लोग सब इनको ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं, चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स का रिमॉडलिंग का बात हो, चाहे मैथमेटिक्स का बात हो। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि नहीं है, कि आप इस तरह का पॉइंट भी ढूंढ लिया स्पेस में, अब उसकी वजह से पूरा तुम्हारा सन से जितना ही मिशन है सब तो यही जा रहा है। नासा भी सोलर पार्क कर रहा है, तो इसी पे तो जाएगा तुम्हारा, वो L3 के पास जाएगा मे भी, बात समझ गए ना। हाँ L1, L2, L3, L4, जितना भी L5 तक है, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट, अपना अपना सिग्निफिकेंस है। देखो तो देखो वही लैग्रेंज पॉइंट का मतलब ऐसा पोजीशन स्पेस में जहाँ पे क्या करे वो, अब मतलब वो आराम से स्टैटिक रह जाए,
पुल अप ना हो, समझे ना। यानी कि ग्रेविटेशनल पुल जो आपका दो बड़ा बड़ा मासेस का है वो इक्वल हो जाए सेंट्रीपिटल फोर्स से, और वो उसके बाद जानते हो कि वो वहीं पर रह जाएगा और उसके आसपास जो हेलो ऑर्बिट्स है उसके आसपास वो घूमेगा। सही बात है कि नहीं है? वही चीज़। अब देखो क्यों ऐसा, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो अलग से फ्यूल लगाना पड़ता, आपको अलग से फ्यूल लगा के वो रेजिस्ट करना पड़ता। ऐसे मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट हमको रखना है और ग्रेविटी बार बार नीचे खींच रही है, तो अलग से फ्यूल लगा के इसके अपोजिट में काम करना पड़ेगा ना, थ्रस्ट लगा के। वो एक ऐसा पॉइंट है कि वो अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो देखो फ्यूल कितना बचा तुम्हारा, बचा कि नहीं बचा? तो वही बोल रहा है कि ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि फ्यूल कंजम्पशन की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पोजीशन में रह जाएगा थैंक्स टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द लैग्रेंज। समझे? तो थोड़ा लैग्रेंज के बारे में और भी जान लो। जो 5 स्पेशल पॉइंट है इसमें क्या है कि आप मास रख दो, है ना, और उसके आसपास जो ऑर्बिट बनेगा वही हेलो ऑर्बिट है। L1 देखो वही, इससे वही बताया कि L1 देखो, हम लैग्रेंज 1 पे आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ तो? आस्ते आस्ते हम मूव करेंगे ना। कितना दिन में पहुंचने का बात है? कितना स्टूडेंट कितना दिन पहुंचेंगे? हाँ लगभग 4 मंथ, 125 दिन ऐसे कुछ कैलकुलेट किया गया है। 4 मंथ ही हुआ, 120 देखो, तो 125 डेज के आसपास हम पहुंच जाएंगे। तो वही बोला कि ठीक है हम उस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ यदि पहुँच गए तो सन को हम अनइंटरप्टेड यानी बिना कोई डिस्टर्बेंस का, बिना कोई इक्लिप्स का हम सन को 24/7 सर्वेलेंस में रख सकते हैं। तो ये तो हो गया L1। L2 देखो, L2 भी तुम्हारा एस्ट्रोनॉमी के लिए जाना जाता है, समझे? हाँ, L2 में यदि L2 इज आइडियल फॉर एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि स्पेस क्राफ्ट इज क्लोज इनफ टू डेडली कवर। क्योंकि L2 देखो ऊपर फिगर देखो तो L2 कहाँ पे है? देखो L2 दिख गया ना, हाँ बिल्कुल दिख रहा है ना स्टूडेंट। तो इसलिए अर्थ के साथ कम्युनिकेट करना बहुत आसान होता है उसमें, इसलिए एस्ट्रोनॉमी के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखो जो भी हेलो ऑर्बिट है वो तो 3 डायमेंशनल ही है। जैसे अर्थ जो घूमता है वो 3 डायमेंशनली घूमता है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इन्वॉल्व है। तो सिंपल बात है, हेलो ऑर्बिट का मतलब 3 डायमेंशनल ऑर्बिट है। L1 L2 L3 सब के आसपास ही रहेगा वो। तो लैग्रेंज पॉइंट इज सिंपली अ पॉइंट। सेम वही बार बार बोला कि लैग्रेंज पॉइंट मतलब वही पॉइंट है जहाँ पे आप रखोगे और उसके आसपास तुम्हारा हेलो ऑर्बिट होगा, ठीक है। और ये स्टेबल इसलिए है क्योंकि तुम्हारा दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस हो जाता है, इसलिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो कोइलिस फोर्स है सब बैलेंस्ड है, समझे ना। वही चीज़ बताया कि हेलो देखो, हाँ अब इसमें क्या बोला कि हेलो ऑर्बिट्स टेंड्स टू बी अनस्टेबल। अब हेलो ऑर्बिट्स क्या कि जैसे घूम रहा है तो वो अनस्टेबल भी हो सकता है, इसलिए स्टूडेंट सैटेलाइट सबको क्या करना पड़ता है, अलग से फ्यूल भी देना पड़ता है, थ्रस्टर भी देना पड़ता है ताकि वो स्टेबल मूवमेंट में घूमे। अब जैसे मान लो कि आसपास जैसे ये लैग्रेंज पॉइंट है, हाँ एक पॉइंट ले लो लैग्रेंज पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इसके आसपास हेलो ऑर्बिट्स होगा। तो जैसे ये मूव किया हो सकता है ये डिसबैलेंस भी हो जाए, हो सकता है उधर चला जाए। तो इसके लिए कई बार ना सैटेलाइट में एक्स्ट्रा फ्यूल भी रखना पड़ता है ताकि वो एक पाथ पे जाए और उसका असर, पॉइंट का असर यहाँ पे रहे। मान लो कि थोड़ा अलग पाथ पे चला गया तो फिर खिंचा जाएगा, फिर दूसरी जगह चला जाएगा। तो इसलिए लिखा गया कि हेलो ऑर्बिट्स टेंड टू अनस्टेबल होने का चांस रहता है, इसलिए स्टेशन कीपिंग यूज, इसलिए तुम्हारा थ्रस्टर रखा जाता है ताकि वो सैटेलाइट उसी ऑर्बिट में घूमते रहे। समझ गए ना, ये सब चीज़ बताया गया। आगे देखो क्या ये नया है, पहली बार है कोई भारत जा रहा है L1 पॉइंट पे? तो नो, ऐसा पहले भी हो चुका है, 1995 में भी हो चुका है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा जानते हो किसका? यूएस का है, और यूरोपियन स्पेस मतलब पूरा यूरोप का, ये दोनों मिलके एक मिशन किए जिसको बोलते हैं सोहो, यानी कि सोलर एंड हेलोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी। ये 1995 में हुआ था, L1 पे छोड़ दिया गया था। एक हो चुका है, समझे ना। फर्स्ट कब हुआ था? 1995 पे हुआ था। हाँ, नासा का और भी आया, सेकेंड वाला भी आया, एक्सप्लोरर एंड विंड स्पेस क्राफ्ट, वो सेकेंड है। फिर नासा का 3 भी हुआ, थर्ड प्रोब सेंट टू द ऑब्जर्व द सन। यानी कि नासा देखो, नासा पहले भी कर चुका है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कोलैबोरेशन से। सेकेंड और थर्ड तो खुद नासा अकेले किया है, खुद नासा किया है। डीप स्पेस देखो ये 4th स्पेस क्राफ्ट होगा तुम्हारा जो कि L1 में डाला जाएगा, है ना। मगर देखो जो 4th वन होगा, 4th वन जो होने वाला है स्टूडेंट इज द 4th वन, ये 4th वन, बट ये सन के लिए नहीं है, ये उस जगह पर रख के अर्थ को एब्जॉर्ब करने का है। तो देखो अभी तक कितना हुआ, अभी तक नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी फर्स्ट किया 1995 में, उसके बाद नासा ने 2 किया बैक टू बैक। इधर देखो, यहाँ ध्यान दो, फर्स्ट किया तुम्हारा किसने किया? नासा प्लस यूरोपियन स्पेस एजेंसी। फिर उसके बाद सेकेंड और थर्ड किसने किया? नासा ने किया। एंड जो 4th वन है, 4th भी वहाँ पे L1 पे भेजेंगे बात, बट L1 पे सन को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वहाँ से हम अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे।
तो इसलिए सन मिशन नहीं हुआ, उसको हटा दो साइड में। तो अभी तक कौन सा स्पेस एजेंसी इन्वॉल्व हुआ है? खाली नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी। उस हिसाब से इंडिया थर्ड स्पेस एजेंसी हो जाएगा, मतलब इसरो हमारा थर्ड स्पेस एजेंसी हो जाएगा जो तुम्हारा प्रयास किया है। बात समझो, तो थर्ड स्पेस एजेंसी है, बट ये जो सन को ऑब्जर्व करने के हिसाब से देखो तो चौथा ऑब्जर्वेशन होगा ये, तो उस तरह समझो। देखो तो आदित्य L1 न्यूएस्ट है L1 के लिए, है ना। जैसे ही हमारा आदित्य पहुंच जाएगा, दुआ करो तुम लोग, तो इसरो इसरो तुम्हारा थर्ड स्पेस एजेंसी बनेगा जो ये प्राप्त कर चुका है, समझ रहे ना। वेरी वेरी नाइस ना। और ये तुम्हारा आदित्य L1 विल द फिफ्थ ऑब्जेक्ट इन द पोजिशन देयर द फोर्थ ऑफ सन ऑब्जर्वेशन। फोर्थ बनेगा ना, क्योंकि थर्ड हो चुका है, क्योंकि फोर्थ जो गया है वो तुम्हारा अर्थ के लिए है, तो इसलिए फोर्थ पोजीशन ये होगा, क्योंकि ये सन को देखेगा। फोर्थ जो नंबर जो गया है वो सन अर्थ को देखने के लिए गया है, तो ये जो गया है तो नंबर ऑफ सीरीज में कहोगे ये फोर्थ होगा तुम्हारा जो सन को देखेगा। इससे पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस नासा गया है, फिर उसके बाद 2 नासा गया है, ये हमारा होगा। और स्पेस एजेंसी के हिसाब से बात करेंगे तो हमारा इंडिया थर्ड में आएगा, थर्ड रैंक में आएगा। आगे देखो, हाँ तो देखो ये तो चलो ठीक है, मगर ये बहुत ही इसमें एक्सट्रीम प्रिसिशन चाहिए होगा, एक्यूरेसी बहुत मांगता है इस तरह का चीज़ में, समझे ना। तो चलो आदित्य L1 में क्या है कि हमारा स्पेस क्राफ्ट तो चलो ठीक है, हम दिखा देंगे कि हम क्या है, इंडिया कितना बेस्ट है, हाँ, बट इसमें एक्सट्रीम प्रिसिशन चाहिए होगा, एकदम स्किलफुल स्टेशन कीपिंग चाहिए होगा, एकदम बहुत तगड़ा। कहीं पे भी आप ऊपर नीचे कर दिए तो बहुत बड़ा दिक्कत होगा कि नहीं होगा बताओ। और एट द सेम टाइम ये एक तरह से डेमोन्स्ट्रेटर होगा कि देखो पूरा वर्ल्ड को इंडिया रिप्रेजेंट कर पाएगा टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर में, कि इतना बेस्ट हम कर पाएँ। क्या हो तुम्हारा रिक्शा आ गया क्या? इतना जल्दी आने की क्या जरूरत है? देखो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, इंडिया प्रूव कर देगा ना कि यस हम सन के इतना नज़दीक पहुंच गए। तो टेक्नोलॉजी में डेमोन्स्ट्रेट किया कि नहीं किया भारत? खाली ये L1 पॉइंटी तक बात नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड को दिखा पाएगा भारत, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा भारत, समझे। तो L1 देखो ये एब्सोल्यूट यूनिक है स्टूडेंट, मैं बता चुका हूँ। इसमें जो ज़्यादातर हम क्या करेंगे, पार्टिकल, फील्ड और रेडिएशन पे काम करेंगे, यही है ना 3 चीज़। ये 3 चीज़ के बारे में बताया गया यहाँ पे, समझे। तो यही सब चीज़ टोटल दिया गया। देखो अभी एट प्रेजेंट क्या होता है कि जो ग्राउंड स्टेशन से बैठ के तुम लोग अध्ययन करते हो सन को, तो उसका जो पार्टिकल है तो पूरा थोड़ी पहुंच पाता है तुमको, उसका जो भी रेडिएशन आएगा वो कोलाइड हो जाता है अर्थ सरफेस से, अर्थ एटमॉस्फेयर से, तो बहुत सारा चीज़ रिफ्लेक्ट हो जाता है, तुमको पहुंच ही नहीं पाता है, तुम केवल विजिबल रेस को ही देख रहा होता है। जब विजिबल रेस को देखोगे तुम तो कहाँ सन का मिस्ट्री सुलझा पाओगे। इसलिए हम वहाँ पे L1 पे रखे हैं कि कोई बिना डिस्टर्बेंस का हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और बढ़िया से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कर सके वहाँ पे, समझे ना। L1 से आपको ये भी पता चलेगा जो वर्जिन पार्टिकल्स यानी कोई कभी इंटरेक्ट ही नहीं हुआ, पहुंचा ही नहीं आपका। जैसे देखो बहुत सारा निकलता है ना सोलर विंड, सब सोलर फ्लेयर्स निकलता है ना, सब वर्जिन पार्टिकल्स है, नया नया आया है, वहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, उसके बारे में अध्ययन कर लिए तो बहुत फायदा होगा। आगे देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखो, हाँ सन सेंड्स केवल जो सन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही नहीं छोड़ता है, वो मैटर भी छोड़ता है, जानते हो दूरी दोनों के बीच में जानते हो। तो बोला है कि हाँ सभी चीज़ के बारे में अध्ययन करना है। जैसे एग्जांपल मैं बात करूँ पार्टिकल्स, क्योंकि 3 चीज़ पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ना है, समझे ना। तो देखो जो रेडिएशन जो छोड़ेगा, पार्टिकल जो आएंगे, पार्टिकल में क्या क्या हम अध्ययन करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहता है। अल्फा पार्टिकल्स पढ़ेंगे, अल्फा पार्टिकल जानते हो 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। बात समझ में आ गया ना। तो ये तो पार्टिकल्स को तुमने अध्ययन कर लिया, हाँ, जिसमें अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है। अल्फा पार्टिकल में हेलियम वाला आता है कि नहीं आता है बताओ तो। अल्फा पार्टिकल इज ऑल अबाउट योर हेलियम। हीलियम तो जानते हो पूरा हेलियम से ही बना हुआ है, वो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन हीलियम आया कि नहीं आया वहाँ पे सन पे, तो वहाँ जब इजेक्ट होगा तो ये वहाँ पे पढ़ पाएगा, इस चीज़ को समझ पाएगा वहाँ पे। एक ये हो गया पार्टिकल का अध्ययन करना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखो, इंफ्रारेड में तुम देख पा रहे हो, तुम विजिबल रे में देख रहे हो, तुम यूवी में, एक्स में, कितना कुछ में देख पाओगे। तो इससे तुम्हारा जो सन का जो रिज्यूमे है, रिज्यूम मतलब सन का जो रियल कैरेक्टर है वो जान पाओगे तुम। रिज्यूम में भेजा जाता है ना कि हम ये किए, हम वो किए। अरे भाई उसके लिए आपको टोटल कैरेक्टर को पकड़ना होगा, तो टोटल कैरेक्टर पकड़ा जा सकता है। कितना बढ़िया बात है, इससे देखो बहुत फायदा होगा हमें सन को समझने में। हाँ तो यहाँ पे समझो कि आखिर चलो तुमने क्या क्या समझ लिया, तुमने रेडिएशन समझ लिया, हाँ तुमने ये समझ। फील्ड क्या होता है? फील्ड तो वही है सन का मैग्नेटिक फील्ड, जो अपने आप में गुत्थी है कि सन का मैग्नेटिक फील्ड कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे वहाँ पे सन स्पॉट बना, कैसे सोलर फ्लेयर्स निकला, तो वही चीज़ को अध्ययन करना है। कैसे कोरोना मास इजेक्शन हुआ, कैसे इतना टन्स ऑफ मास निकलता है सन से,
कैसे सोलर इंड से इतना स्ट्रीमिंग पार्टिकल्स वहाँ से निकलता है, इतना गर्म पार्टिकल्स निकलता है, इसमें चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं, कैसे होता है, समझे। तो ये सब चीज़ को अध्ययन करेंगे हम, तो हमें तो बहुत फायदा होने वाला है, समझ गए ना। तो यही तुम्हारा आदित्य L1 मिशन है। होप से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। तो ये 3 चीज़ के लिए हम भेजे हैं वहाँ पे 7 पेलोड्स लगा के। आगे देख लो 331 GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये इंडियन एक्सप्रेस में आया था 6 सितंबर को। यहाँ समझो, कंट्रोवर्सी रिमार्क दे दिया ना तमिलनाडु का मिनिस्टर ने, है ना, वो खुद बेटा है तुम्हारा स्टालिन का। तो उसने क्या बोला है, देखो वही जो तुम्हारा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स जो मिनिस्टर है, उसने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो बोला कि बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसको अपोज नहीं किया जाता है, उसको एबोलिश किया जाता है, मतलब उसको अपोज करने की जरूरत है, उसको ख़त्म ही कर दो, है ना। जैसे डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, कोरोना हो गया, उसको अपोज क्या करोगे, उसको इरेडिकेट करोगे। तो सिमिलरली सनातन धर्म है, उसको भी इरेडिकेट करो, उसको अपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, तुम लोग को जान के तो बड़ा हैरानी हो रहा होगा ये चीज़ की, ये क्या बोल दिया उसका बेटा ने। हम तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसको रिपीट कर रहे हैं तो, मगर तुम लोग को ये भी समझना होगा, थोड़ा हिस्ट्री में खंगालना होगा, जाना होगा। आखिर ये जो DMK IDMK जो पार्टी बना है, इसका बेसिस ही यही रहा है। यदि मैं तुम लोग को पीछे खींच दूँ, 1920 के आसपास खींच दूँ, तो पेरियार जानते हो, हाँ, पेरियार ने बनाया था जस्टिस पार्टी, वही बाद में जाके जस्टिस पार्टी बना है। तो आखिर पेरियार मूवमेंट तो यही नहीं है, तो सोशल मूवमेंट चला था कि ब्राह्मण पूरा दबा के रखा है, एंटी ब्राह्मण रेवोल्यूशन चला था उस समय पेरियार के टाइम में। वही आगे जाते जाते जस्टिस पार्टी बना, और वही जस्टिस पार्टी आगे आते जाते तुम्हारा DMK IDMK बना। तो जिसका बेसिस ही सनातन धर्म प्रिस्ट के अगेंस्ट है, तो ये यदि कोई बोल रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर सबसे बड़ा बात ये होगा कि तमिलनाडु तो पूरा तुम्हारा मंदिर से भरा हुआ है, तब क्या करोगे तुम। तो इसलिए ये बचकाना हरकत है। इंडिया ऐसा कंट्री जहाँ पे कहा गया कि सेकुलर कंट्री है, तो हर रिलीजन ही इंपॉर्टेंट है और सनातन धर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का रिमार्क करना गलत है सोशल फैब्रिक के लिए, इंडिया एज अ होल के लिए, यूनिटी के लिए, सोलिडारिटी के लिए गलत चीज़ है, समझे ना। तो देखो वही पता है मिनिस्टर ने, देखो है ना, मिनिस्टर ने बाद में बोला कि सनातन धर्म ने पूरा डिवाइड कर दिया कास्ट और रिलीजन को, क्योंकि देखो ये कास्ट, क्योंकि ब्राह्मण लोग दबा कर रखा था ना नीचे कास्ट को, तो इसीलिए तो जस्टिस पार्टी बना है, पेरियार आगे बढ़े थे, तो बेसिस तो वही है। हाँ, तो सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए, वही बोला गया है तुम्हारा, जैसे जस्ट लाइक डेंगू मलेरिया वही चीज़ है, समझ गए ना, क्योंकि सनातन धर्म की वजह से ही बहुत सारे इविल्स रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये सनातन धर्म कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। अभी जो बोलते हो ना सनातनी है सनातनी है, वो आया कहाँ से कॉन्सेप्ट, ये समझना पड़ेगा आपको। देखो सनातन धर्म जो शब्द है वो संस्कृत का लिया शब्द है, इसका मतलब होता है इटर्नल रिलीजन, ऐसा रिलीजन जो कभी खत्म ही नहीं होगा, सदाबहार रिलीजन है, समझे। अंत से केवल कोई हिला ही नहीं सकता है इसको, और शुरू से ही आया हुआ है। तो इसका मतलब ये वर्ड का मतलब होता है। यदि हम बात करें ऑथर देवदत्त पटनायक के हिसाब से, तो सनातन का मतलब वही इटर्नल होता है जो कभी भी, हाँ, मगर ये जो सनातन धर्म है ये कहीं वेद में नहीं लिखा गया है, वेद में कहीं पे भी शब्द सनातन धर्म का जिक्र ही नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड, कहीं पे भी वेद में कहीं पे भी इसका रेफरेंस नहीं है सनातन धर्म वर्ड का। आगे देखो, हाँ, सनातन जो शब्द है भागवत गीता में जरूर बोला गया है, समझे, जब हाँ रिफर्स टू द नॉलेज ऑफ सोल एंड विच इज इटर्नल, जब नॉलेज के बारे उसके सोल के बारे में बोला गया तो सनातन वर्ड आया है वहाँ पे। सोल मतलब आत्मा के बारे में बोला गया है, बोलते ना आत्मा क्या इटर्नल है कि नहीं, सनातन है वो, मतलब कभी आत्मा मरता नहीं है, बोले कि नहीं बोले कृष्ण जी। तो यहाँ पे जिक्र है, भागवत गीता में जिक्र है सनातन शब्द का, समझे। और हाँ, वन कैन से सनातन धर्म का मतलब ये है कि हर वो रिलीजन सनातन धर्म है जो तुम्हारा सोल या रिबर्थ में बिलीव करता है। तो उस हिसाब से देखो तो बुद्धिज्म जैनिज्म भी सनातन धर्म है, हाँ बिल्कुल है। तो शुरू में देखोगे सनातन धर्म है, बाद में क्या हुआ कि सनातन धर्म हिंदू की तरफ ज़्यादा एफिलेटेड हो गया है। तो सनातन धर्म का यदि प्रिंसिपल समझोगे तो जिसमें रिबर्थ का बात हो, मरने के बाद फिर जीने का बात हो, समझे, जिसमें सोल का बात हो, आत्मा और परमात्मा का बात हो, वो सब तुम्हारा सनातन धर्म है। तो देखो बुद्धिज्म में है कि नहीं है, रिबर्थ का बात है, कर्म का बात है, उसमें जैनिज्म का भी बात है, जैनिज्म में काबिलिया होता है कि नहीं, मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता है। तो उस हिसाब से देखा जाए इस डेफिनेशन से, तो सनातन धर्म के अंदर केवल हिंदू ही नहीं आएगा, जैना भी आएगा और तुम्हारा ये भी आएगा, बुद्धिज्म भी आएगा। हाँ, जहाँ तक सवाल है इस्लाम का, जहाँ तक क्रिश्चियनिटी का सवाल है जो कि दूर से आया, उसमें कोई सनातन धर्म नहीं होगा, क्योंकि ये रीबर्थ पे बिलीव नहीं करता है ये लोग, ना ही सोल पे बिलीव करता है। तो ये जान लेना, वही चीज़ लिखा गया वहाँ पे,
समझ गए ना। तो वही ना जुडाइज्म ना क्रिश्चियनिटी ना ही इस्लाम, तुम्हारे जो मिडिल ईस्ट से आए हैं वो बिल्कुल इस डेफिनेशन में नहीं आएंगे। आगे देखो, हाँ मगर जानते हो 19th सेंचुरी में एक नया टच मिला है इसको, सनातन धर्म को। तो जानते हो वो 19th सेंचुरी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का समय है भारत में, जान रहे हो स्टूडेंट। ब्रह्मा समाज, आर्य समाज 19th सेंचुरी का ही प्रोडक्ट है। तो जब ब्रह्मा समाज सब आगे बढ़ने लगा तो उसको काउंटर करने के लिए सनातन धर्म भी और फ्लरिश किया है, और उस समय जाकर सनातन धर्म में हिंदुइज्म वाला एलिमेंट ज़्यादा जुड़ा है, और ये तो पीछे रिलीजन ये छूट गया। यदि हम कोर फिलोसफी से देखें तो जैनिज्म और बुद्धिज्म भी आएगा, मैं ये 19th सेंचुरी का फिनोमेना है सोशल मूवमेंट, जहाँ पे आर्य समाज और ये ब्रह्म समाज सब बहुत आगे बढ़ गया। तो जो ऑर्थोडॉक्सी थे हिंदू, मतलब जो पुराने सोच वाले हिंदू थे कि हिंदू भी आगे बढ़ना चाहिए, है ना, जानते हो ना तुम लोग। राजा राम मोहन राय एक साइड थे तो इनको वो करने, राधाकांत देव भी थे एक साइड, ये संवाद कुमुदी में लिखते थे, दूसरा भी लिखते थे काउंटर करने के लिए, जानते हो इस बात को तुम लोग। तो देखो वही लिखा गया कि 19th सेंचुरी में सनातन धर्म शब्द बहुत फेमस हुआ, और उस समय हिंदुइज्म एज ए रिलीजन था और बाकी रिलीजन को पीछे कर दिया गया। हकीकत में इसका डेफिनेशन के हिसाब से तो बाकी धर्म भी होना चाहिए, बुद्धिज्म और वो जैनिज्म भी होना चाहिए, बट ये टाइम है 19th सेंचुरी का। बढ़िया सुनो, बार बार रिपीट कर रहे हैं ये चीज़, तो कुछ बात होगा उसमें, बढ़िया समझो। यहाँ पे देखो, इसलिए स्टूडेंट बाद में क्या हुआ कि ये होमोजीनिटी है हिंदुइज्म, यानी हिंदुइज्म एक होना चाहिए, इसलिए सनातन धर्म। मैं ये बात क्लियर नहीं कर पाएगा होमोजीनिटी क्या चीज़ का होमोजीनिटी, आखिर तो बहुत ज़्यादा ही बीच में गड़बड़ है हिंदू का भी बहुत सारा चीज़। तो बोला कि हिंदुइज्म में होमोजीनिटी है इसलिए सनातन धर्म है। मैं होमोजीनिटी का डेफिनेशन क्या होता है जरा बताना, ये उस समय कोई क्लियर नहीं किया। हाँ, तो बहुत सारे हिंदूस लोग उस समय अपने को बोले, अभी भी बोलते हैं कि नहीं बोलते, हम सनातनी है सनातनी है, यानी कि इटर्नल धर्म को फॉलो करते हैं। वहाँ सबसे बड़ी बात है कि इटर्नल धर्म का डेफिनेशन क्या होता है जरा बताना हमको, इस पर कोई काम नहीं करता स्टूडेंट। ये 19th सेंचुरी है जहाँ पे सभा सब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन सब तुम्हारा सनातन धर्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया एज अ काउंटर टू द ब्रह्म समाज एंड आर्य समाज। बात समझ गए ना। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है यहाँ पे कि 19th सेंचुरी में सनातन धर्म बहुत ही पॉपुलर बने हैं, क्योंकि हिंदू ऑर्थोडॉक्सी इस चीज़ को आगे ले गए हैं। जो भी ब्रह्म समाज और आर्य समाज में जो भी मिशनरी रिफॉर्म्स हो रहा था उसको काउंटर करने के लिए, अदरवाइज आदमी लोग सब उस फोल्ड में चला जाता। तो हिंदू को बचाना है, कोर हिंदू को बचाना है, इसलिए ये लोग धर्म इस तरह का सनातन धर्म वाला ऑर्गेनाइजेशन सब लेके आए हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, पंजाब में जहाँ पे आर्य समाज बहुत पॉपुलर हो गया था, तो पंडित श्रद्धा राम उन्होंने भी कोशिश किया था कि ऑर्थोडॉक्सी फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया जाए, इसलिए सनातन धर्म फोर्सेस बना देंगे वहाँ पे। तो देखो स्टूडेंट इस ऑलमोस्ट ड्यूरिंग उसी टाइम में देखो पंडित दीनदयाल शर्मा भी हुए थे, जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, उसी ऑर्गेनाइजेशन को सनातन धर्म सभा भी कहते हैं। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि उस समय काउंटर होने के चक्कर में इसको ज़्यादा प्रोजेक्ट किया गया है। बात समझे ना। जैसे नेशनल ऑर्गेनाइज भारत धर्म महामंडल वो भी फॉर्म किया गया था, है ना, बिल्कुल सनातन धर्म के हिसाब से ही प्रमोट हुआ था, वो बनाया गया था उसको। और उतना ही नहीं, जैसे हिंदू महासभा बना, तो हिंदू महासभा का भी कोर फिलोसफी वही सनातन धर्म ही है। बात समझे ना। जैसे हम आइडिया सनातन धर्म हिंदू ऑर्थोडॉक्सी का है, समझे, ये आया था इसलिए कि 19th सेंचुरी में जो भी रिफॉर्म्स हो रहा था उस चीज़ को हम वो कर सके, उसे लड़ सके, समझ गए ना। और देखो उस समय जो भी ऑर्थोडॉक्सी हिंदू थे वो अपने आप को सनातनी धर्मिष्ठ बोल रहे थे, तो पोलराइज हो गया था सोसाइटी, उस समय पूरा पोलराइज हो रहा था। अब तो समझ में आ गया सनातन धर्म कहाँ से आया है, व्हाट्सअप तुमको आया समझ में। देखो यहाँ पे तो इतना ही इंटरेस्टिंग तुम्हारा ये वाला भी है, मैं तो कहूँगा बहुत इंटरेस्टिंग आया है, पूरा हिस्ट्री को खंगाल दिया। देखो जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। 6 सितंबर को आया है। अरे कोई समझने वाला चीज़ है, आखिर कहाँ से विवाद खड़ा हुआ भारत में, तो जान रहे हो ना। जो ऑफिशियल इन्विटेशन दिया गया G20 के लिए सब लोग को, तो उसमें क्या लिखा गया, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अब चलो ये हिंदी में जी पूरा लिखा आता तो भारत का राष्ट्रपति, तब तो ठीक था। और ऐसे प्रेसिडेंट शब्द इंग्लिश है तो इंग्लिश के साथ इंग्लिश होना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, सही बात है ना। तो विवाद तो वहीं से खड़ा हुआ। और मोदी जी अब जब लगा पट्टी लगा के बैठे हुए थे वहाँ पे G20 में, तो वो तो विवाद को और ज़्यादा तुल पकड़ाना हुआ ना, और आगे बढ़ गया अब तो देख के ही चौंक गए कि ये भी एक बोल्ड लीडरशिप का पहचान है, पता है, हर कोई नहीं कर पाएगा ये सब चीज़। ये भी एक ना नेता का ना बहुत बड़ा विजन दिखता है, हमको कोई बुरा नहीं लगता है, उस पर तुम तर्क करते रहो, दूसरा विषय है, ठीक है ना।
भारत क्या, भारत बोल ही रहे हैं, रोज ही बोलते हैं। हम तो कहते हैं कि भारत ठीक है, मेरे हिसाब से समझा है तो भारत ठीक है। क्या गलती है बताओ तो? भारत ज़्यादा हमको कॉमन करता है। इंडिया तो सच में ही इंडिया लगता है कि इंडिया का तो मीनिंग ही समझ में नहीं आता, क्या है इसका मीनिंग। अब भारत तो लगता है कि भारत तो बहुत सारा रिलीजन से जुड़ा हुआ है, हमारा एंसेस्टर से, समझोगे इसमें। मैं अपना बीच में बोल रहा हूँ तुम लोग को। हाँ, यदि हम संविधान का पहला आर्टिकल पढ़े तो उसमें लिखा गया इंडिया डैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। लिखा गया कि नहीं लिखा गया? पहला ही आर्टिकल में लिखा गया है। हाँ, 2020 में सुप्रीम कोर्ट के पास भी गया एक पीएल, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये क्या दिमाग खराब कर, हटाओ यहाँ से, तो ऐसे ही लताड़ देता है वो। तो उसमें यही था कि भारत शब्द यूज करना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो शब्द है कॉलोनियल हैंगओवर का है, तो इसलिए आप संविधान में जब भारत लिखा ही गया तो भारत ही यूज करते हैं। तो 2020 में खारिज कर दिया था इस तरह केस, बोला यार बहुत इससे बड़ा बड़ा मामला सुलझाना है हमको, हटाओ ये सब चीज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने, मगर देखो यहाँ तो मोदी जी है, वो तो करेंगे बहुत कुछ। तो भारत, अब देखो ये कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये ठीक से मॉडल में दिया नहीं गया है, ठीक है ना। मैंने इस पर बहुत अध्ययन किया है स्टूडेंट, इसको समझने के लिए इस पर कुछ गड़बड़ी है। गड़बड़ी मतलब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा तुमको डीप में। अब ये समझो कि भारत जो शब्द है, यानी कि भारत और भारत था और भारतवर्ष, ये सब पुराणिक लिटरेचर में मेंशन किया गया है। पुराणिक, अभी बताया था ना पुराणास, सब पुराणास में दिया गया है इस शब्द के बारे में, समझे। और महाभारत में भी लिखा गया है। यदि मैं पुराणास के बारे में बात करूं तो भारत को क्या बताएगा पुराणास में? भारत को बताएगा कि लैंड जो कि तुम्हारा साउथ तक है और तुम्हारा लैंड जिसमें पूरा स्नो भी है, यानी कि हिमालयज है, लैंड जिसका नॉर्थ साइड में हिमालयज है, हाँ, और तुम्हारा साउथ साइड में क्या है, तुम्हारा समुंदर है। तो पूरा कवर किया कि नहीं किया बताओ तो आप ठीक से समझोगे पुराणास में दिया गया है, तो वही भारत है, ठीक है, पुराणास में लिखा गया है। हाँ, कई लोग ये भी बोलते हैं कि भारता, कई लोग मतलब जो जानकार है, जो सोशल साइंटिस्ट लोग हैं, वो कहते हैं कि भारता का मतलब है रिलीजियस और सोशल कल्चरल इंटिटी है, पॉलिटिकल इंटिटी नहीं है। मतलब पॉलिटिकल इंटिटी समझ रहे हो ना, कंट्री नहीं है वो एक इथोस है। इथोस मतलब वो तुम्हारा सोशल फीलिंग है, आइडेंटिटी है। तुम भी उसी जगह से, हम भी उसी जगह से, पॉलिटिकल कोई कंसिडरेशन नहीं है। कई लोग ऐसे भी पॉलिटिकल समझ रहे हो ना, हाँ, पॉलिटिकल जोग्राफिकल वन नहीं है, बस एक तुम्हारा क्या रिलीजियस और सोशल कल्चरल इंटिटी है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये समझना इस चीज़ को। हाँ, भारत जानते हो, भारत जो शब्द है ब्राह्मणिकल सिस्टम में देखोगे तो उसमें क्या बोला गया कि उस समय के जो भी सब कॉन्टिनेंटल टेरिटरी रहे, तो अलग अलग रेफरेंस उसमें फिर कॉन्टिनेंटल टेरिटरी के बारे में बताया गया है। ये भी है, समझ रहे हो ना। एक कोई दूसरा साइंटिस्ट कोई कुछ और बोल रहा है कि नो, ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन ही नहीं है इसमें केवल कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है कि क्या क्या लोग सिमिलर शेयर करते थे। हाँ, भारत इस एक तो एंशिएंट किंग का भी नाम है भारत, जानते हो ना। अभी जैसे एंशिएंट किंग जो तुम्हारे ये थे ऋग्वेदिक ट्राइब में थे और उसी का सब वंशज हुआ है, तो वही बोला कि भारत तुम्हारा एंशिएंट किंग ऑफ लेजेंड भी है, जो तुम्हारा एंसेस्टर रहा ऋग्वेदिक ट्राइब में, समझा। और उसी के जितने भी उसी के सब हुए हैं, वंशज हुए हैं, है ना। आखिर उसी के ना आर्यन सब हुए हैं, आर्यनसी लोग ना ये। जवाहरलाल नेहरू ने 1927 में क्या बोला था कि इंडिया भारत है, समझे। और जो ये हिंदूज का लैंड है, समझे। और इसलिए हिंदू पिलग्रिमेज ही बहुत, हिंदू जितने भी बड़ा बड़ा प्लेस देखोगे भारत में, हर जगह ही तुमको बड़ा बड़ा हिंदू पिलग्रिमेज देखने को मिलेगा। ये पंडित नेहरू का बोला हुआ शब्द है 1927 में। आगे देखो, अच्छा तुमको भारत समझ में आया ना स्टूडेंट, भारत पे जो अब तुम लोग समझोगे हिंदुस्तान और इंडिया, तो ये समझने वाली बात है। मगर ये समझने से पहले ये समझते हैं हम लोग। अच्छा देखो, जैसे हम किसी कंट्री में गए, लेट से किसी कंट्री में गए, तो वहाँ का कोई भी हम एक लैंड के बारे में समझे, उसका नाम समझे, तो एग्जैक्टली वैसा प्रोनाउंस तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। अभी तुम खुद देखो ना, एक फॉरेनर नेम प्रोनाउंस करने में कितना दिक्कत होता है। सिमिलरली जो सबसे पहले जो इन्वेजन हुआ पर्शिया का हुआ है, जानते हो कि हुआ ना, मौर्य के बाद जो पर्शिया लोग आए कि नहीं आए बाहर से, पर्शियन लोग। तो पर्शियन लोग जब आए तो सिंधु रिवर के बारे में तो पहले जिक्र है, ऋग्वेद में सिंधु रिवर के बारे में जिक्र है कि नहीं है स्टूडेंट। हाँ, तो ये सिंधु को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाए, ठीक है। ये बन गया तुम्हारा दूसरा, इंदु बन गया तुम्हारा इंदु, और वही इंदु से तुम्हारा हिंद बन गया। इंडस नहीं, इंडस अभी नहीं, इंडस ब्रैकेट में दिया गया ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कारण है तुम्हारा पर्शियन कोगनेट। और कोगनेट का मतलब क्या होता है, लफ्ज, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका। आपका बोलने का तरीका, आपका लिखने का तरीका, जब लिपि अपना होता है तो कुछ दूसरा वर्ड भी आपका तीसरा बन जाता है। फिर जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम जैसे लेट से साक्षी का नाम लेते हैं, अब हिंदी का नाम है साक्षी, अब यदि कोई चाइनीज भाषा में पढ़ेगा साक्षी नहीं बोल पाएगा, वो दूसरा कुछ बोल रहा होगा, तो पता चला इसका नाम बदल गया वहाँ पे जाके,
बात समझे, इसको बोलते हैं प्रोग्नेट बोलते हैं। नहीं नहीं, सब में होता है ऐसा। हम अब देखो रसिया कहाँ, रूस बोल रहे हो तुम मिस्र बोल रहे हो, बच्चे लोग समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम लोग क्या बोल रहे हैं? हम मेसोपोटामिया तुम बोल ही नहीं पा रहे, तुम मिस्र बोल रहा है तुम। तो ये सब ये प्रोग्नेट की वजह से हुआ है, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन की वजह से हुआ है। बात समझे? देखो यहाँ पे वही लिखा गया है, जो हिंदुस्तान जो शब्द आया, पहले तो हिंदू का समझो, मतलब हिंदू कैसे आया, तान तो बाद में लगेगा, हिंदू प्लस तान लगेगा तो हिंदुस्तान हो जाएगा। सही बात है ना? पहले हिंदू समझते कि हिंदुस्तान जो शब्द आया पहले हिंदू आया, तो हिंदू वर्ड कहाँ से आया है? ये बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ पर्शियन कॉग्नेट, क्योंकि जानते हो कि 6th सेंचुरी में पर्शियन लोग आए, बाहर से आए कि नहीं आए, अटैक हुआ इन लोग का। जब ये लोग आए तो ये लोग जो हमारा जो संस्कृत शब्द है सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं ना, तो सिंधु को तुम्हारा ये लोग पढ़े हिंदू की तरह, और हिंदू वर्ड से तुम्हारा वो फेमस हो गया हिंदू शब्द, क्योंकि जब लिख रहे थे तो ये हिंदू लिख दिए। तो हिंदू वर्ड आने का पीछे रीजन है कि सिंधु से हिंदू आया है। इस चीज़ को समझो। ये कब हुआ? 16th सेंचुरी का तुम्हारा घटना है, नंबर 1। अब तान कब लगा? तो तान तुम्हारा ये 6th सेंचुरी में हो चुका है, फिर 6th सेंचुरी AD में जाओगे, यानी कि 1200 साल बाद ये उतरेगा, 6 से लेकर 0 तक जाएगा, फिर 0 से लेकर इधर जाएगा, तो 6 से 6 लगभग तुम्हारा वही हो जाएगा ना, 1200 साल हो जाएगा तुम्हारा। 4 से इधर करो, 1000 साल हो जाएगा। जब 1000 साल होगा, समझ रहे हो ना, 6 BC से तुम इधर जाओ, 0 तक जाओ, कितना हुआ? 400 साल। फिर 400 साल से तुम इस तरफ बढ़ो, हाँ 1200 साल हो जाएगा, ठीक है, इधर से तो 1200 ईयर्स हुआ। 1200 ईयर्स के बाद तान लगा है उसमें, तो हिंदू वर्ड पहले ही आ गया था, तान लगा। देखो इसमें वही बताया गया है कि ये तो बहुत बाद में आया है, जब क्रिश्चियन एरा हुआ 6th सेंचुरी में, तब तान लगा, तब जाके हिंदुस्तान वर्ड आया है। बात समझे? इतना बड़ा हिस्ट्री है पीछे। हिंदू वर्ड कैसे आया? पर्शियन कॉग्नेट के वजह से। अब पूछोगे कि सर इंडिया कैसे आया है फिर, तो अब इंडिया का भी देखो, इंडिया का भी दूसरा चीज़ है। हिंद फेमस हो गया था वर्ड, अब अलेक्जेंडर आया। अलेक्जेंडर का डेट तुम लोग को पता है, 326 BC में आया है। तो अलेक्जेंडर जब आया है तो वो हिंद को हिंद नहीं पढ़ पाया, वो इंडस बन गया शब्द। बात समझे? वो बन गया इंडस, और इंडस से निकल गया इंडिया। इस तरह हुआ है। इंडस से इंडिया आना कितना क्लोज है, समझे? तो वही बोला कि हिंद शब्द वहाँ पे लिखा गया है, देखो है ना। देखो ग्रीक, जो ग्रीक को ये हिंद के बारे में पता था, वही आर्किमिडीज। पर्शियन लोग जो आए थे ना, तो पर्शियन लोग हिंद लिख दिए, क्योंकि हिंदू आ गए तो हिंद लिख दिए, सो सिंपल। अब ये मैसेडोनियन किंग जो अलेक्जेंडर इन्वेड किए हैं, तो उसका भी कॉग्नेट के वजह से क्या हुआ कि वो लैंड जो है वो इंडस के उधर है, तो इंडस रखा गया ना, इंडस के उधर है, इसका मतलब इंडिया है, वो इंडिया रखा गया उसके बाद। हाँ, तो समझ गए ना, ये तुम्हारा हिंदू और तान, हिंदुस्तान हो गया स्टूडेंट। और उसके बाद कैसे तुम्हारा हिंद से इंडस बना, इंडस से कैसे इंडिया आया। अब आखिर ये हिंदुस्तान शब्द फेमस कैसे किया? बन तो गया, दूसरा बात है, फेमस वो मुगल एम्पायर ने किया है। मुगल एम्पायर अपने आप को बोलता था कि हम हिंदुस्तान के रूलर हैं, समझे? तो मुगल ने फेमस किया है इस चीज़ को कि इंटायर इंडो गैंजेटिक प्लेन हमारा है, ये डिस्क्राइब करने के लिए ये मुगल यूज़ किया है। बात समझे? और उसके बाद क्या हुआ, 18th सेंचुरी के बाद जैसे ही ये आया, ब्रिटिश आया, तो ब्रिटिश बोल रहा है कि आप जब मुगल हिंदुस्तान को कर दिया तो ये तो वर्ड खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमको दिखाना है कि हम हैं बेटर। तो वो भी अध्ययन किया, बोला कि इंडिया बेटर वर्ड है, समझे? अलेक्जेंडर जो दिया वो बेटर है, तो वो इंडिया को प्रमोट किया। तो 18th सेंचुरी के बाद इंडिया वाला वर्ड आगे चला है। अब मोदी जी को फिर से लाना है, भारत लाना है, हिंदुस्तान भी नहीं लाना है, भारत लाना है, हाँ, और पीछे वाला लाना है। बात समझ में आ गया ना? देखो तो देखो अब थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का बात करते हैं। तो कई लोग का मानना, देखो अब अलग अलग एक्सपर्ट हैं, अलग अलग डिबेट होगा। कई लोग का मानना है कि सेम ही है यार, इंडिया डैट इज भारत तो लिख ही गया ना। मगर कई लोग बोलते हैं सेम नहीं है, जब तुम हिंदी में पढ़ेगा तब ना भारत बोलेगा, जब तुम अंग्रेजी में बोलेगा फिर इंडिया ही बोलेगा, तुम हिंदी में कैसे तुम इंडिया लिख देगा फिर? तो अपना अपना मतभेद है यहाँ पे। देखो जैसे कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये बोलते हैं आर्टिकल 52, उसमें बोलते हैं देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कैसे इन्विटेशन दे दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत? सबसे बड़ा सवाल ये है। यदि चेंज लाना है तो संविधान में संशोधन करना होगा आपको। हाँ, आर्टिकल 1 को हटाना होगा आपको, आर्टिकल 1 को आपको मॉडिफाई करना होगा, और उस हिसाब से हर आर्टिकल में मॉडिफाई हो जाएगा। समझ रहे हो ना? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया दैट इज प्रेसिडेंट। अब इंडिया को हटाओ, पहले भारत लिखो, तो पूरा संविधान ही पलट जाएगा। समझे? देखो इंडिया डैट इज अ भारत डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, इट इज नॉट डैट दिस टू। हाँ, इसलिए बोला कि इसलिए इंटरचेंजेबल नहीं हो सकता। कई एक्सपर्ट का मानना है कि इंटरचेंजेबल नहीं हो सकता है, यानी कि ऐसे नहीं कि इंडिया के बदले में भारत बोल दिया, भारत के बदले में इंडिया बोल दिया, ऐसे नहीं बोल सकते हो। कई इसको ऐसे मानते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हमारे कंट्री का एक ही नाम है,
रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ऑफिशियल नेम तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही है, जानते हो। तो फिर कैसे का G20 में भी तो इंडियन प्रेसिडेंसी मिला है, ये बोल रहे हैं ना हम लोग, भारत प्रेसिडेंसी, ऐसा कुछ बोले हैं हम लोग? नहीं बोले हैं। तो यदि आप संशोधन करना चाहते हो तो आपको बहुत ही क्यूमरसम प्रोसेस से गुजरना होगा। आर्टिकल 368 जानते हो, आर्टिकल 368 से बहुत खतरनाक तरीके से करना पड़ता है। आज चूँकि पूरा हम एक्सपर्ट का सुन रहे थे, क्योंकि पूरा क्या है कि इंडिया दैट इज भारत सेल्फ द यूनियन ऑफ स्टेट्स, द यूनियन ऑफ फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट आया ना, तो पूरा रेक्टिफिकेशन करना होगा स्टेट्स का भी, स्टेट का भी हाफ कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, ये GST वाला हो जाएगा, और छोटा मोटा बात नहीं होगा, संशोधन करना पड़ेगा, वो भी पता बहुत जटिल संशोधन करना पड़ेगा, जिसमें ये नहीं कि पार्लियामेंट कर दिया निकल गया बात, इसमें आपको स्टेट, क्योंकि स्टेट इंडिया का ना हिस्सा है जी, अब तुमको भारत का हिस्सा बनाना है, चेंज तो करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे देखो, तो सब एक्सपर्ट ये भी कहते हैं, अरे बाबू सब वो जान रहे हो ना पीछे क्या चल रहा है, पीछे पीछे लेके चलते रहना है तुम लोग को, ठीक है ना। वो पीछे दूसरा चोला ओढ़ के बैठा हुआ है ये इंडिया और भारत का, दूसरा मीनिंग चल रहा है। तो थोड़ा जो पॉलिटिक्स जानता है वो अपने बैकग्राउंड में चलाते रहो। हाँ, तो कई लोग तो बोलते हैं यार इंटरचेंजेबल भी तो यूज़ कर ही सकते हैं, अभी इतना क्या तूल पकड़ना कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत बोल दिया तो इतना क्या दिक्कत है, आखिर वो हो ही सकता है। मैं कई लोग बोलते हैं कि अरे भाई जो हो सकता है तो हिंदी में बोले तब ना हो सकता है, इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में इंडिया बोलना पड़ेगा आपको, हिंदी में भारत बोलना पड़ेगा। अब तुम इंग्लिश और हिंदी दोनों फिट कर दिया इसमें, ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए स्टूडेंट संशोधन करना पड़ेगा। और ये भी जानते हो आर्टिकल 348 में भी तो यही लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी प्रोसीडिंग हो, अभी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट या तुम्हारा हाई कोर्ट का इंग्लिश में होगा, वो तब तक होगा जब तक तुम्हारा पार्लियामेंट कोई डिसाइड ना करे। तो पार्लियामेंट तो हिंदी भी कर सकता है बाद में जाके। तो इसलिए ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि पार्लियामेंट किस तरह का रवैया चाहता है, और संशोधन करना चाहता तो कर सकता है, मगर बहुत बड़ा बात हो जाएगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ बात ही नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज सर, हाँ, हिंदी में जैसे कोई भी वर्ड लिखना है तो हम लोग इंग्लिश में तो लिख नहीं सकते, तो मतलब ये उसको भी वो कर रहा है। वो अभी ऐसा कुछ नहीं, देवनागरी वो नाम है, नाम तुम कुछ में लिख दो ना, उसको भी नॉलेज वो कर रहा है। अब बोलो वो नहीं बोल रहे बुड़बक बच्चा लोग। इधर देखो, जब प्रेसिडेंट ऑफ भारत नहीं लिखेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखेंगे, फिर भारत का राष्ट्रपति लिखेंगे, ये बोल रहे हैं। अरे वो तुम लिख सकता है, मोदी जी लिख दिए हैं, उस चीज़ पे हमको डिबेट नहीं है। हम बोल रहे हैं कि अभी तक भारत में क्या प्रैक्टिस होता था, अभी तक हमारे देश में क्या प्रैक्टिस होता था। हमारे देश में ये प्रैक्टिस होता था, जब हिंदी में लिखा जाता था तो भारत वर्ड यूज़ करते थे, जब इंग्लिश में लिखा जाता था तो इंडिया यूज़ करते थे। है बुर्बक, तुम लोग तुम्हारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, यही बोल रहे हैं हम यही तो बोल रहे हैं उस समय से हम कुछ और बोल रहे हैं नहीं। अरे हम बोल तो यहाँ पे बात तो ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत ना हो गया जी, कायदे से होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति, यही तुम इसको वैलिड करवाना है तो तुमको इसमें तुम प्रेसिडेंट भी बोल दिया, तुम भारत भी बोल दिया, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया। या तो तुम बोलो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या तो बोलो भारत का राष्ट्रपति, ये बोल रहे हैं हम तुमको। अब तुम्हारा दिमाग उतना तो हम क्या कर रहे हैं। देखो 333 देखो, तुम सुनता नहीं है ठीक से, फिर बाद में चैलेंज करेगा हमको हक की। देखो GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेम है ना जी स्टूडेंट। 8 सितंबर देखो, बहुत छोटा है। अब ये इस बात को तो तुम लोग मानते हो ना, कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। जज रिटायर हो गया, पता चला कल बन गए, वो संसद बन गए, राज्यसभा का मेंबर बन गए, जज रिटायर हो गया, पता चला गवर्नर बन गया, तो भाई तो आस्था तो खत्म ही हो जाएगा फिर। और देखो इस एडिटोरियल में, देखो इस एडिटोरियल में बहुत ही खूबसूरत लिखा गया। मैं एडिटोरियल का मीनिंग ही समझाना चाहूँगा तुम लोगों को। पहले देखो 330 देखो ऊपर, कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर जजेज इज ए मस्ट एज परसेप्शन डिराइव बिलीव्स। अरे देखो ये वर्ड को मैं समझाना चाहता हूँ। परसेप्शन का मतलब है जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ हम सुनते हैं, दैट्स ऑल परसेप्शन। और यही जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, यही जाकर हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। आज हम देख रहे हैं कि जज जो रिटायर हो गए हैं वो जाके तुम्हारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में जाके सेवा दे रहे हैं, तो ये जो देखने का तो हमारा बिलीफ सिस्टम ही हो जाएगा। देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जज मिला हुआ है ना, तो गरीब आदमी का थोड़ी हित होगा। तो जो हमारा जस्टिस सिस्टम पे जो बिलीव है वो सब खत्म हो जाएगा। बात समझे? इसलिए परसेप्शन जब बिलीफ सिस्टम को ड्राइव करता है, उसको आगे गति देता है, तो अच्छा परसेप्शन होना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड बिल्कुल होना चाहिए, ताकि लोग जनमानस में भी ये बिलीव जाए कि नो सही है, ये 4 साल गैप लिया है तब जाके इसको मिला है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट,
सुप्रीम कोर्ट देखो मामला वही है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया एक अप्लाई, जो तुम्हारा जो याचिका आया था मुंबई लोअर एसोसिएशन का आया था, तो उसने बोला कि सर एक कूलिंग ऑफ पीरियड है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज के लिए कर दीजिए सर। बोला भागो यहाँ से, कुछ नहीं होने वाला है, उसको हटा दिया। इस तरह का छोटा छोटा चीज़ तो हटा देता है वो। देखो आरबीआई ने कितना बढ़िया किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। देखो आरबीआई ने क्या बोला कि 3 ईयर कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए रिटायर्ड ऑफिसर के लिए, यानी कि जो आरबीआई से जो रिटायर हुआ उसको कहीं पे भी जॉब नहीं मिलने वाला है, कम से कम 3 साल बाद उसको जॉब मिलेगा। अच्छा है कि नहीं ये बताओ। उसी तरह 2021 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने भी बोला है कि आपका कोई भी है ना ब्यूरोक्रेट्स को पोस्ट रिटायरमेंट के लिए कुछ समय देना चाहिए, बोला है। ये बहुत अच्छी बात है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने डायरेक्ट किया तुम्हारी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को कि क्लियरेंस होना चाहिए, ऐसे तुरंत नहीं होना चाहिए, पहले पूरा देख लिया जाए कि क्या इसके ऊपर आरोप है, एंड देन आप उसको दे दो। तो कूलिंग ऑफ पीरियड का बात है कि नहीं है, सीबीसी ने भी किया है। एंड सिमिलरली सिमिलर प्रपोजल तुम्हारा इलेक्शन कमीशन ने भी 10 साल भेजा था 2013 में। तो उसमें यही बात है कि सिविल सर्वेंट और पब्लिक ऑफिसर को तो पॉलिटिक्स ज्वाइन मत करने दो जस्ट आफ्टर रिटायरमेंट। तो उस समय के जो तत्कालीन जो सरकार था मनमोहन सिंह ने बोला कि नो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि संविधान में सबको बराबर का अधिकार है। यदि ब्यूरोक्रेट्स रिटायर भी होगी तो उसको पूरा अधिकार है कि वो पॉलिटिक्स में जाके शामिल हो सकता है। देखो अब बहुत कॉमन फैशन है स्टूडेंट, चाहे वो कांग्रेस का सरकार हो चाहे बीजेपी का सरकार हो, जो बहुत लोकप्रिय ब्यूरोक्रेट्स IAS IPS उसको तुरंत इलेक्शन लड़वा देता है। हमारा एग्जाम्पल देख लो, जो हमारे जो थे DGP हमारे जो थे गुप्तेश्वर पांडे, उसको बैठाया तो गया ना लड़ने के लिए, बाद में अलग बात है उसको बैठा दिया गया, वो दूसरा विषय है। उनको बोला ना कि तुम्हारे 2-3 महीना बचा हुआ है DGP का, एक काम करो तुम आ जाओ हमारे पाले में, तो वो छोड़ भी दिया, पता चला उनको मिला भी नहीं। मैं वो छोड़े ना, इससे तो जनमानस के बीच में क्या जाएगा, पक्का नीतीश कुमार से मिले होंगे गुप्तेश्वर पांडे। एक नेगेटिव माइंडसेट तो गया, मगर ये गुप्तेश्वर पांडे के बारे में कंट्रीब्यूशन किसी को पता नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे पहला ऐसा पुलिस है IPS है जिन्होंने कम्युनिटी पुलिस पे काम किया है। ठीक है, गाँव का एक आदमी मेंबर था उस एसोसिएशन का, बहुत ही ब्रेव, मैं कहूँगा बहुत ही आदर्श जो काम किया है गुप्तेश्वर पांडे का काम, बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने अपने टाइम में। हाँ मैं रियली बता रहा हूँ, मैंने अंदर का चीज़ों को समझा है। बेगूसराय का बात हो, बेगूसराय में कितना पोल्यूशन खत्म किए वो जानते हो ना। 90 के दशक में खाली यहाँ पे माओवादी सब पूरा भरा हुआ था, अभी भी है, अभी दूसरे फॉर्म में है। उस समय बहुत ज़्यादा था, उसमें इतना झगड़ा होता था उस समय गुप्तेश्वर पांडे इनकाउंटर कितना किए हैं। आर यू गेटिंग में, समझ रहे हो स्टूडेंट। तो ये देखो, हाँ मगर सरकार ने नहीं माना। सरकार बोला कि क्या बोले कि ठीक है रिटायर हो जाएगा, जा सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। तो एक लॉ जरूरी है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया इस मामले को, मगर ये पार्लियामेंट का भी जरूरत है कि पार्लियामेंट इस तरह का लेजिस्लेशन लेके आए, समझे ना। देखो यहाँ पे जजेस जो है, जजेस क्या नहीं डील करते हैं, लाइफ से लेकर लिबर्टी हर एक चीज़ करते हैं। अब यदि इस तरह का बात हो जाए, समझे ना, तो लोग को शक होगा। इम्पार्शलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इम्पार्शलिटी इंपॉर्टेंट है कि नहीं स्टूडेंट, बताओ तो। यदि हम आज किसी को फेवर कर दिए तो तुम लोग क्या सोचोगे, फेवर कर दिए, अपना गोतिया को देखते हैं सर, है कि नहीं, बताओ तो। हाँ, तो जो पद पे है, ये पद का गरिमा है ना स्टूडेंट, मैं पद का बता रहा हूँ। बच्चे लोग कभी भी किसी को फेवर नहीं करना होता है। अरे मेरे हाथ में सब कुछ है, हम चाहेंगे तो किसी को भी 50 में 50 दे सकते हैं। हाँ, आपको कोई 50 वाला बच्चा को भी हम 30 दे सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पद का गरिमा होता है, समझे। इम्पार्शलिटी कोई भी जस्टिस सिस्टम में नंबर 1 होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी कोई भी सिस्टम में नंबर 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या इम्पार्शलिटी रहेगा फिर, जब कूलिंग ऑफ पीरियड ही नहीं है। अब रंजन गोगोई के बारे में तुम लोग को नहीं बताया गया क्या, उनके बारे में क्या, वो पहले बेसिक स्ट्रक्चर बोलते थे कि बेसिक स्ट्रक्चर वजह से पूरा संविधान बचा हुआ है, और वही जब पार्लियामेंट पहुंचे वो, तो उन्होंने क्या कमेंट किया, उन्होंने कमेंट किया कि ये तो डिबेटेबल टॉपिक है। अब सोचो, जो आदमी फ्लैग बैरियर रहा है उस चीज़ कॉन्सेप्ट का, वो बोल रहा है कि डिबेटेबल इश्यूज है, तो हम क्या चीज़ को माने, उनका पहला बात को माने कि ये वाला बात को माने। तो इसलिए इम्पार्शलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, इसलिए कूलिंग ऑफ पीरियड होना ताकि जनमानस के बीच में ना एक अच्छा जाए। अदरवाइज परसेप्शन यदि बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट होता है तो लोग का आस्था जो है सुप्रीम कोर्ट के इंस्टीट्यूशन में वो घटेगा। तो हाँ, जानते हो पॉलिटिक्स गेट्स मोर कॉम्पिटिटिव, अभी तो पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा है और तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। इसलिए स्टूडेंट एक लॉ जरूर आना चाहिए, पार्लियामेंट जरूर लॉ पास करके ऐसा पास करे ताकि जजेस को तुरंत नहीं मिले जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग हिज जॉब, यानी कि जॉब कंप्लीट होने के बाद पोस्ट रिटायरमेंट में तुरंत झट से ना हो, कूलिंग अप 2 साल के लिए 3 साल के लिए हो, ताकि लोगों में आस्था बना रहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए। दैट्स इट।